स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग। जी हाँ, नमस्कार। हमारे पास एक लेख है, पर्यवेक्षित शिक्षा, भविष्यवाणियां और वर्गीकरण। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि हम सिर्फ बेसिक्स नहीं बल्कि इसके असली मतलब, इसकी जो ताकत है और हाँ, इसकी चुनौतियों को भी समझें। सही कहा। ये उन लोगों के लिए है जो डेटा साइंस की दुनिया को थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये तकनीक इतनी पावरफुल क्यों है? लेख कहता है कि इसके दो मुख्य काम हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। हाँ। रिग्रेशन मतलब लगातार बदलने वाली चीज़ों का अनुमान लगाना, जैसे किसी चीज़ की कीमत। और क्लासिफिकेशन हुआ चीज़ों को कैटेगरी में बांटना, जैसे स्पैम ईमेल है या नहीं। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ जो सबसे अहम चीज़ है वो है पर्यवेक्षण, मतलब लेबल किया हुआ डेटा। हाँ, लेबल डेटा। लेख इसी बात पर बहुत जोर देता है कि मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, ये सीधे सीधे डेटा की क्वालिटी पर निर्भर करता है। अच्छा। अगर डेटा ही मतलब सही नहीं है, उसमें गड़बड़ है, तो नतीजे भी वैसे ही होंगे। अच्छा। तो बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि रिग्रेशन करना है या क्लासिफिकेशन। ये समझना जरूरी है कि जो लेबल दिए गए हैं वो असलियत को कितनी सही तरह से दिखाते हैं। ये बात तो है। अच्छा, स्रोत कई तकनीकों का जिक्र करता है। जी लीनियर रिग्रेशन को तो वो बिल्कुल बेसिक बताता है, एक तरह से शुरुआती पॉइंट। जी। पर लेख ये भी बताता है कि ये कहाँ पर थोड़ा मतलब कमजोर पड़ जाता है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। हाँ, वही बात आती है। उसकी जो सादगी है ना, हाँ। वही उसकी कमजोरी बन जाती है कई बार। हाँ। लेख कहता है कि ये मान लेता है कि चीजों में एकदम सीधा लीनियर रिश्ता है, जो असल दुनिया में तो मिलना मुश्किल है। बिल्कुल, असल दुनिया का डेटा तो काफी जटिल होता है, उसमें ऐसा सीधा रिश्ता कहाँ मिलता है। तो यहीं पर डिसीजन ट्री या फिर न्यूरल नेटवर्क जैसी टेक्निक्स वो काम आती हैं। अच्छा। ये जो नॉन लीनियर पैटर्न्स होते हैं ना, हाँ। उनको ये बेहतर समझ सकती हैं। और हाँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी जिक्र है, वो क्लासिफिकेशन के लिए है, खासकर बाइनरी समस्याओं के लिए। जैसे लेख में एक अच्छा उदाहरण था लोन डिफॉल्ट वाला। बिल्कुल। कि कोई डिफॉल्ट करेगा या नहीं, हाँ या ना। हाँ हाँ, वो उदाहरण मैंने भी देखा। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क स्रोत इन्हें कहता है मानव मस्तिष्क से प्रेरित। सुनने में तो बड़ा फैंसी लगता है तो लेकिन उनके ब्लैक बॉक्स होने की बात भी करता है। मतलब कि वो काम कैसे कर रहे हैं ये समझना मुश्किल है। तो ये जो एक तरफ ताकत है और दूसरी तरफ समझने में मुश्किल, इसके बीच का जो संतुलन है उसे लेख कैसे दिखाता है? ये बहुत ही जरूरी पॉइंट उठाया आपने। स्रोत इस दुविधा पर, मतलब इस टेंशन पर जोर देता है। न्यूरल नेटवर्क बहुत जटिल पैटर्न पहचानने में माहिर है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे इमेज हो गई या भाषा का विश्लेषण, और जहां दूसरी तकनीकें शायद उतना अच्छा न करें, ये वहां भी बढ़िया सटीकता देते हैं। लेकिन वो कोई खास भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं, उसका कारण समझना वाकई मुश्किल हो सकता है। अच्छा, तो मतलब क्यों का जवाब नहीं मिलता आसानी से। हाँ, बिल्कुल। और लेख के मुताबिक ये फाइनेंस या हेल्थ केयर जैसे रेगुलेटेड सेक्टर में एक बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि वहां तो आपको अपने फैसलों को समझाना पड़ता है, अक्सर ये कानूनी जरूरत होती है। तो ये डेवलपर्स के लिए लगातार एक बैलेंस बनाने वाली चुनौती है। हाँ, ये बात तो समझ आती है। इसके इस्तेमाल तो खैर बहुत सारे हैं, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन। पर क्या लेख ने कुछ ऐसे उपयोग बताए जो थोड़े अलग हों, मतलब उतने आम न हों, कुछ चौंकाने वाला? हाँ, एक दो चीजें थीं। रिटेल में एक दिलचस्प बात थी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग का इस्तेमाल सिर्फ डिमांड फोरकास्टिंग के लिए नहीं हो रहा। अच्छा। ना है, उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए भी हो रहा है। अरे वाह, ये तो काफी स्पेसिफिक है। हाँ, और एक जिक्र कृषि में भी था। सेंसर डेटा और मौसम के पैटर्न के आधार पर फसल की पैदावार का अनुमान लगाने के लिए। ये भी आम टेक उदाहरणों से थोड़ा हटकर था। दिलचस्प। अच्छा, अब चुनौतियों पर आते हैं। ओवरफिटिंग का जिक्र हुआ। लेख ने सिर्फ परिभाषा तो नहीं दी होगी, मतलब इससे बचने के लिए कुछ व्यवहारिक तरीके या चेतावनियां दी? हाँ, बिल्कुल। स्रोत ओवरफिटिंग को एक लगातार बना रहने वाला भूत कहता है, मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जो बार बार आ सकती है। वो समझाता है कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा को इतना ज्यादा अच्छी तरह सीख लेता है, उसमें जो शोर शराबा या नॉइज होता है उसको भी सीख लेता है। अच्छा। नतीजा ये होता है कि जब नया अनदेखा डेटा आता है तो उस पर वो फेल हो जाता है, तो असल दुनिया में काम नहीं करता। बिल्कुल। लेख इसके लिए क्रॉस वैलिडेशन जैसी तकनीकों पर जोर देता है, मतलब मॉडल को डेटा के अलग अलग हिस्सों पर टेस्ट करना, और रेगुलराइजेशन भी,
जो मॉडल की जटिलता को थोड़ा कंट्रोल में रखता है। ठीक है। और वो साफ चेतावनी देता है कि सिर्फ ट्रेनिंग के समय मॉडल कितना सटीक है ये देखकर खुश नहीं होना चाहिए। ये भ्रामक हो सकता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब उसे अनदेखे डेटा पर टेस्ट किया जाए। सही कहा। तो मतलब मॉडल बनाना एक बात है और उससे असल दुनिया के लिए तैयार करना, उसकी कड़ी टेस्टिंग करना, वो बिल्कुल दूसरी। जी हाँ। डेटा क्वालिटी की बात हमने पहले की। क्या लेख इसे ओवरफिटिंग या दूसरी चुनौतियों से जोड़ता है? हाँ, सीधे तौर पर। स्रोत कहता है कि अगर डेटा खराब है या लेबल ठीक से नहीं लगे हैं तो न सिर्फ मॉडल कमजोर बनेगा बल्कि ओवरफिटिंग का खतरा भी बढ़ जाएगा। और अगर डेटा में ही कोई पूर्वाग्रह, कोई बायस है तो मॉडल उसे भी पकड़ लेगा और बढ़ा देगा। ओह, मतलब अगर लेबल ही पक्षपाती हैं तो मॉडल की भविष्यवाणियां भी वैसी होंगी। ये फिर से वही बात आ जाती है कि डेटा को कितनी सावधानी से तैयार करना और जांचना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस स्रोत की सारी बातों का निचोड़ निकालें तो सुपरवाइज लर्निंग, जो लेबल वाले डेटा से भविष्यवाणी या वर्गीकरण करता है, वो बहुत बुनियादी और अहम है। हाँ। लेकिन ये कितना असरदार होगा, ये पूरी तरह से डेटा की क्वालिटी पर, समस्या के लिए सही तकनीक चुनने पर, जैसे लीनियर चुने या नॉन लीनियर, और हाँ, ओवरफिटिंग और व्याख्यात्मकता जैसी चुनौतियों को कितनी सख्ती से संभाला जाता है, खासकर न्यूरल नेटवर्क जैसे जटिल मॉडल्स के साथ। सही कहा। तो मुख्य बात सिर्फ ये नहीं है कि ये क्या है, बल्कि इसे सही ढंग से लागू करने में क्या-क्या समझौते करने पड़ते हैं और ये अच्छे डेटा पर कितना ज्यादा निर्भर है। बिल्कुल। और आज की चर्चा से थोड़ा आगे सोचे तो लेख एक सवाल भी खड़ा करता है, सीधे तौर पर नहीं पर इशारा है। क्या? कि जैसे जैसे ये मॉडल अलग अलग क्षेत्रों में फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनते जा रहे हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि उनकी लगातार निगरानी हो और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदला जाए? हाँ, ये तो जरूरी है। मॉडल स्थिर तो नहीं होते, दुनिया बदलती है, डेटा बदलता है, तो समय के साथ वो प्रासंगिक और निष्पक्ष रहें, इसके लिए क्या सिस्टम, क्या प्रोसेस चाहिए, ये एक बहुत बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। शुक्रिया।